तो दोस्तों बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें जो प्रश्न हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों को किन 5 समूहों में बांटा जा सकता है? जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु। ये 5 प्रकार के जीव होते हैं। पहला पढ़ा जाएगा जीवाणु। सर्वप्रथम हॉलैंड के अहर्नबर्ग ने 1829 में सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम दिया। अहर्नबर्ग ने 1829 में सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम दिया। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उन्हें जीवाणु शास्त्र कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो जल, वायु, मिट्टी, अन्य जीवों के शरीर पर रहता है। यह केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी तथा कुछ जीवाणु परजीवी होते हैं। आगे चला जाए। नंबर 2 कवक। कवक सेलुलोज की कोशिका भित्ति तथा पर्णहरिम रहित कोशिकाओं वाले सूक्ष्म जीव को कवक कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उन्हें कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। कवक सड़े गले फलों पर हरे नीले धब्बे, नमी में अधिक समय तक रखी ब्रेड पर सफ़ेद स्लेटी रंग के धब्बे, पुराने अचार में रुई के फाये, पेड़ के तनों पर धब्बों के रूप में विकसित होते हैं। नंबर 3 शैवाल। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये हरे तथा सरल पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरिम पाया जाता है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता। ये तालाब, झील, नदी, खड़े पानी, नमी युक्त मिट्टी, वर्षा के बाद पत्थर आदि के शीतल गीले तल में वृद्धि करते हैं। शैवाल नील, हरे या भूरे रंग के हो सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ। नंबर 4 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अर्थ है पहला जंतु। प्रोटोजोआ साधारण एक कोशिकीय, अकेले या कॉलोनी में रहने वाला जंतु है। कुछ प्रोटोजोआ मुक्तजीवी, कुछ परजीवी या सहजीवी प्रकृति के होते हैं। प्रोटोजोआ समुद्र, मिट्टी, ताजे पानी, तालाब, नहर आदि नमी युक्त स्थानों पर रहते हैं या पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 5 पढ़ते हैं। विषाणु। विषाणु पौधों, जंतुओं, मनुष्यों तथा जीवाणुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। विषाणु का अध्ययन विषाणु शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। विषाणु की खोज एक रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में किया था। ये जंतुओं और पौधों में अनेक रोग पैदा करते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है।
यहाँ आके हमारा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? शैवाल से क्या अभिप्राय है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा शैवालों की उपयोगी क्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये हरे सरल पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरिम पाया जाता है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता। ये तालाब, झील, नदी, खड़े पानी, नमी युक्त मिट्टी, वर्षा के बाद पत्थर आदि के शीतल गीले तल में वृद्धि करते हैं। शैवाल नीले, हरे या भूरे रंग के हो सकते हैं। शैवाल के प्रकार। शैवाल का पहला प्रकार है एक कोशिकीय शैवाल। क्लाइडोमोनास तथा डायटम एक कोशिकीय शैवाल के उदाहरण हैं। ये है क्लाइडोमोनास और डायटम, दोनों चित्र हैं। बच्चों आप लोग इन चित्रों को बना लीजिएगा। अगला सवाल है बहुकोशिकीय शैवाल। अगला सवाल क्या है? बहुकोशिकीय शैवाल। बहुकोशिकीय शैवाल क्या है? बहुकोशिकीय शैवाल। स्पाइरोगायरा तथा लैमिनेरिया बहुकोशिकीय शैवाल के उदाहरण हैं। इनके चित्र देखिए, ये देखिए, ये लैमिनेरिया और इनका चित्र आप लोग बना लीजिएगा। चलते हैं हम शैवालों की उपयोगी क्रियाओं की तरफ। ठीक, भोजन में शैवालों का भोजन में क्या प्रयोग होता है? केल्प नामक भूरा शैवाल आयोडीन व पोटेशियम का उत्तम स्रोत होता है। कौन सा? केल्प नामक शैवाल भूरा शैवाल है जो आयोडीन और पोटेशियम का उत्तम स्रोत है। आगे चलते हैं। शैवाल से रस जैसे अगार और एल्जेनिक एसिड भोजन, आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है। शैवालों द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बनिक पदार्थों को जलीय जंतु के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं। कुछ शैवाल विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की अधिक मात्रा होती है। कुछ शैवालों में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की मात्रा अधिक होती है। शैवालों का उपयोग उद्योग में। कुछ उत्पाद जैसे कृत्रिम रेशे, ऊन, बूट पॉलिश आदि शैवालों से बनते हैं। डायटम नामक शैवाल की कोशिका भित्ति से सिलिका प्राप्त की जाती है। कुछ शैवाल सौंदर्य प्रसाधन, कागज, कपड़ा, चित्रकारी, रोगन को गाढ़ा करने वाले उत्पाद, कुचालक आदि बनाने में लाए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में कुछ शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता भी करते हैं। शैवालों की हानिकारक क्रियाएं। जलीय स्रोत में ऑसिलेटोसिस, एनाबीना आदि शैवाल दुर्गंध पैदा कर जंतुओं के पीने के जल को अयोग्य बना देते हैं। इससे जल के अभाव में मछलियां मर जाती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा तीसरा प्रश्न शुरू होगा। तीसरा प्रश्न है अमीबा तथा पैरामीशियम का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों यहाँ पे अमीबा का चित्र दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा इसे। और इसके नीचे पैरामीशियम का चित्र दिया गया है, आप लोग इसे बना लेंगे।
हम चलते हैं अब लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 पर। शिष्ट से क्या अभिप्राय है? शिष्ट से क्या अभिप्राय है? ये हमारे शरीर मृत तथा क्षय युक्त कार्बनिक पदार्थ में भी उपस्थित रहते हैं। मानव के साथ साथ अन्य जीवित प्राणियों में कुछ जीवाणु परजीवी के रूप में रहते हैं। साधारणतः उनकी कोशिकाएं कठोर बाहरी आवरण से घिरी रहती हैं, जिसे शिष्ट कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न ये समाप्त होता है। लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न, दूध से दही निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। दूध से दही निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। दूध से दही निर्माण होता है। दूध से दही का निर्माण होता है। इसके लिए हमें कुछ गर्म दूध 37 डिग्री सेल्सियस तक थोड़ी सी मात्रा में दही की आवश्यकता होती है। दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की क्रिया द्वारा होता है। दही में लैक्टोबैसिलस तथा स्टेफोकोकस नामक जीवाणु तथा खमीर का मिश्रण होता है। लैक्टोबैसिलस अनाक्षी जीवाणु होते हैं। गर्म दूध में दही मिलाने से ये जीवाणु वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया के उत्पाद अम्लीय प्रक्रिया के होते हैं, जो दूध को गाढ़ा करते करते अंत में दही में बदल देते हैं या बदल जाता है। यहाँ पे हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न के प्रश्न नंबर 3 पर। कवक कितने प्रकार के होते हैं? इनका वर्णन कीजिए। कवक के प्रकार, पहला है फफूंद। फफूंद के रूप में कवक। फफूंद ये बहुकोशिकीय कवक होते हैं, जो धागे के समान दिखाई देते हैं। इनकी ये धागे जैसी संरचना एक जटिल जाल तंत्र बनाती है। अगला छत्रक। अगला क्या है? छत्रक। ये सबसे बड़े कवक होते हैं। इनकी आकृति छतरी जैसी होती है। ये वर्षा के दिनों में गीली हुई लकड़ी या घास फूस वाली जमीन में उगते हैं। अगला खमीर। अगला क्या है? खमीर। ये छोटे एक कोशिकीय तथा गोलाकार कवक होते हैं, जो समूह में पाए जाते हैं। अगला है मिल्डोज। ये एक कोशिकीय कवक हैं, जो मुख्य रूप से पौधों के परजीवी होते हैं। पौधों पर परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे आलू, गाजर, गेहूँ आदि पर ये पाए जाते हैं मिल्डोज। यहाँ पे हमारा लघुत्तरीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, कवक की उपयोगी क्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। चलिए, शैवालों की उपयोगी क्रियाएं। पहला क्या है? भोजन में केल्प नामक भूरा शैवाल आयोडीन और पोटेशियम का उत्तम स्रोत होता है। शैवाल के रस जैसे अगार और एल्जेनिक एसिड भोजन आइसक्रीम में प्रयोग किए जाते हैं। शैवाल द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बनिक पदार्थों को जलीय जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं। कुछ शैवाल विटामिन्स ए, बी और सी, डी, ई की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला है उद्योगों में। शैवालों का उपयोग उद्योगों में कैसे कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। कुछ उत्पाद जैसे कृत्रिम रेशे, ऊन, बूट पॉलिश आदि शैवालों से बनते हैं। डायटम नामक शैवाल की कोशिका भित्ति से सिलिका प्राप्त की जाती है। अगला है कुछ शैवाल सौंदर्य प्रसाधन, कागज,
चित्रकारी रोगन के गाढ़े करने वाले उत्पाद होते हैं। शैवालों का उपयोग कुचालक आदि बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कृषि। कृषि के क्षेत्र में कुछ शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 1 है विज्ञान कवक शास्त्र के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। खमीर में प्रजनन कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। और ये क्या है? कवक शास्त्र है, कवक द्वारा होता है। स्पाइरोगाइरा उदाहरण है किसका? शैवाल का। ठीक। विब्रियो जीवाणु की आकृति अल्प विराम की तरह होती है। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर घ है सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। कवक अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये बात सही है। जंतु विषाणु में केवल आरएनए पाया जाता है। केवल आरएनए पाया जाता है, सही है। इसमें आरएनए और डीएनए, जंतु विषाणु में केवल आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है, इसलिए यह गलत होगा। ये ऑप्शन गलत होगा। जंतु विषाणु में केवल आरएनए नहीं, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। लुईस पास्चर ने किण्वन की विधि 1857 में की थी। ये सही है। शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करते। गलत है। नहीं करते, गलत है। करते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। ये सही है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पैरामीशियम की खोज किसने किया था? पैरामीशियम की खोज किसने किया था? खोज हुई थी। कब हुई थी? 1752 ईस्वी में। खमीर में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। खमीर में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिर करता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिर करता है कौन? राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? निद्रा रोग। कौन सा? निद्रा रोग उत्पन्न करता है। यहाँ पे हमारा यह क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।